Hi guys, so we are again back with Abhishek Reddy, who has scored 99 marks in his SSB OTMN and it is the second highest marks in the country. So अभिषेक ने अभी तक हमें काफी ज्यादा स्टेज 1 के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए गाइड किया था एंड वी हैड शोन एन इमेज टू यू इन द लास्ट वीडियो जिसमें अभिषेक ने अपनी स्टोरी नरेट की थी एंड अब उसके सेकंड स्टेज में आते हैं एसएसबी का पीपीडीटी का जो पार्ट है स्पेसिफिकली वो है ग्रुप डिस्कशन का। अभिषेक, ग्रुप डिस्कशन में बच्चों को काफी सारे डाउट्स होते हैं। फर्स्ट इसकी ग्रुप डिस्कशन में बोलने का मौका ही नहीं मिलता। दूसरी बार कैसे अगर इंट्रोड्यूस करना है तो कैसे करें, कंक्लूजन का चांस अगर मिलना चाहिए तो कैसे मिलना चाहिए। और एक वो फिश मार्केट को लेके लोगों की बहुत ज्यादा ओपिनियन होती है कि फिश मार्केट अगर क्रिएट हो जाए तो कैसे टैकल करें सो दैट वन गेट्स स्क्रीन्ड इन। सर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम नरेशन करते हैं तो तब ग्रुप में एक अच्छी खासी इमेज बन जाती है कि इसने अच्छा नरेशन किया है। तो लोग भी इसे देखते हैं कि हाँ, पहले तो हमें ये देखना चाहिए जीडी से पहले कि ग्रुप में हमारा थोड़ा वो इम्पोर्टेंस बना रहे। अगर वो नहीं हो पाया तो हम लोग जब जीडी स्टार्ट होता है तो साइमल्टेनियसली बहुत लोग बोल रहे होते हैं। तो हमें ये ट्राई करना चाहिए कि हम लोग काम रहे। ऐसा हो जाता है कि वो रश आ जाता है बॉडी में कि हमें बात करना है, चांस नहीं मिल रहा करके। तो उस टाइम पे काम रह के पहले तो ट्राई करना चाहिए एक दो बार। अगर नहीं हुआ तो वो बीच में थोड़े से पॉइंट्स होते हैं जहाँ हम जीडी में घुस सकते हैं। जहाँ एक ने कंप्लीट किया तो वो गैप मिल जाता है कि वो अभी हाँ खत्म कर रहा है, तो वहां से हमें लीड लेके वहाँ से गेन करना चाहिए। ऐसा होता है कि हम लोग ज़्यादा वेट कर देंगे तो वहाँ पे कोई और लीड ले लेगा। अगर हम लोग दोनों एक ही साथ बोल रहे हैं तब ऐसा लगेगा कि हम डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये भी हमें टैकल करना चाहिए। तो अगर हम वो माइन्यूट पॉइंट्स के बीच में वो गैप जो मिलता है उसमें चले जाए तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम ना मिले बट थर्ड टाइम मिल जाता है वो गैप। और नरेशन अच्छे से हो जाए तो ग्रुप में ऑलरेडी वो इम्पोर्टेंस दिख जाता है खुद का, तो वो भी सुनने लगते हैं। तो एक बार एक दो बार हमने बोल दिया तो ग्रुप ऑटोमेटिकली हमारे साइड मोल्ड हो जाता है और वो बोलते भी है। अगर फिश मार्केट हो गया तो ये बेहतर है कि हम लोग एक या दो बार ही बोले, ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूट करने की सोचे ना। मतलब एक चार बंदे साइमल्टेनियसली बोल रहे हैं तो हम भी पांचवा बंदा बन के फिर उनके साथ साइमल्टेनियसली बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा लगता है कि वो भी बोल रहे, कोई सुन ही नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम भी वहां जाके बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो जब वो लोग खत्म करते हैं तो हम एक वैल्यूबल पॉइंट दे देंगे। बस ऐसा सोचना चाहिए कि हमें बस वैल्यू ऐड करना है ग्रुप डिस्कशन में, ना कि बस पार्टिसिपेट करे कि हाँ अरे यार जीडी है तो हमें एक पॉइंट रखना चाहिए। इससे ज्यादा हम लोग ये सोचे कि स्टोरी और डायरेक्शन ऑफ द जीडी को हम लोग सही दिशा से लेके जाए। तो इससे अगर एक एक बार मेरे जीडी में ऐसा हुआ था कि स्क्रीन इन में जब पॉइंट्स मैंने दो तीन पुट किए थे तो वैलिड भी थे, और दूसरा एक बंदा था जिसने बोला ऐड भी किया था और मेरा स्टोरी कॉमन स्टोरी भी बन गया। पर ग्रुप ने बोला कि हमको कुछ और भी ऐड करना चाहिए, तो मैंने उनके भी सजेशन लिए और हम लोगों ने और मेरे स्टोरी पे और दो तीन एक्शंस ऐड करके फिर कॉमन स्टोरी के लिए भी मुझे भी चुना गया। तो ऐसा लगता है कि मेरा नरेशन की वजह से और स्टोरी अच्छी बनी तो इसलिए ग्रुप में भी वो इम्पोर्टेंस था। तो उन लोगों ने ऑटोमेटिकली जीडी में भी मेरी बात थोड़ी सुनने की कोशिश की। तो एक दो बार साइमल्टेनियसली बहुत लोग बोल रहे थे पर मैंने यही कोशिश किया थी काम रहे, और जब दूसरा बोल रहा है तो उसकी बातें इंटेंटली सुने। सो दैट हम भी जब पॉइंट बोल रहे हैं तो वो चेस्ट नंबर मेंशन करके अगर हम उस स्टोरी को फॉरवर्ड लेके जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चेस्ट नंबर भी इन्वॉल्व हो जाता है हमारे साथ, और उसके आसपास के लोग भी इम्पोर्टेंट फोकस कर लेते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है जीडी में हेल्प होगा। ओके अभिषेक ने ये जो पॉइंट्स बोले बहुत वैलिड है। एक बार मैं आप लोगों को पुरानी इमेज फिर से दिखाता हूँ। जो ग्रुप डिस्कशन जो अभिषेक ने स्टोरी नरेट की थी वो इस इमेज के अराउंड नरेट की थी। सो अभिषेक की पुरानी स्टोरी पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगी। सो अभिषेक, जो आप लोगों का ग्रुप डिस्कशन हुआ था इस इमेज में, आपने क्या ग्रुप डिस्कशन को इनिशिएट किया था? सर मैंने ट्राई तो किया था पर इनिशिएट मेरे से हुआ नहीं। पर फर्स्ट टू थ्री मेंबर्स में मैं था। फिर जब एक ने बोल दिया तो फिर मैंने उस स्टोरी को फॉरवर्ड किया कि इतने मेंबर्स दिख रहे हैं और एक्शन ऑफ द स्टोरी ये होनी चाहिए। तो अगर जब ग्रुप ऐसा हो रहा था कि बार बार बंदे ऐसे करते हैं कि एक्शन ही एक्शन बोलते रहते हैं, तो मैंने ये किया कि एक्शन हो गया तो ग्रुप लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज। हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्टोरी कैसे होनी चाहिए। तो मैंने ये कोशिश की थी कि जो जीडी है वो मूव होता रहे, कि ना कि स्टैग्नेंट हो जाए। और हमारे जीडी में ऐसा हुआ था कि ग्रुप को ब्रेक डाउन कर दिया गया था क्योंकि स्टार्टिंग में वो फिश मार्केट का माहौल था। तो पहले ब्रेक डाउन करके फिर से जोड़ दिया गया था।
तो सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप पे कैरेक्टर स्टैब्लिश करे, सेकंड में आपने ग्रुप से इंश्योर करवाया कि वो एक एक्शन, कॉमन एक्शन पे एग्री करे, एंड देन आपने फॉलो अप कोर्स पे ले गए। दूसरा अभिषेक के इससे एक और मिथक ब्रेक होता है यहाँ पे, दैट पीपल थिंक इफ यू डू नॉट इनिशिएट द ग्रुप डिस्कशन देन देयर इज नो चांस दैट यू वुड गेट स्क्रीन्ड इन। देखो इनिशिएट तो सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्राई टू कम इनटू द डिस्कशन एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड एक और जो अभिषेक ने पीछे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोली थी, इट्स द क्वालिटी ऑफ द पॉइंट्स दैट यू से रादर देन द अमाउंट ऑफ और द लेंथ फॉर विच यू आर स्पीकिंग। सो अभिषेक ने बोला दैट जब फिश मार्केट बनी ही स्टेड अवे फ्रॉम दैट, एंड जैसे ही उन्हें इंटरजेक्शन का मौका मिला ही वैल्यू एडेड, ही ब्रॉट समथिंग न्यू टू द टेबल। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट हैक अभिषेक ने बोला, अगर आप एक नरेशन अच्छा कर देते हो तो वो एक ग्रुप में, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौकाल, बन जाता है आपका। दैट यू हैव क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर एंड ऑरा फॉर योरसेल्फ, ताकि लोगों को जीडी के लिए एक ऐसा, उनको पहले से एक प्रिमोनिशन होता है कि यार ये बंदा थोड़ा स्ट्रांग है, तो इसको वी वुडंट इंटरप्ट एंड वी वुड अलाउ हिम टू टेक दैट लीड। सो दैट आल्सो वर्क्स। अभिषेक फाइनली कॉमन स्टोरी जो देनी होती है, उसके लिए कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि कैसे हम कॉमन स्टोरी पे पहुंचे। तो सपोज यही वाली इमेज है जो हमने कल देखी थी, इसमें अगर हर एक बंदा अपनी अलग अलग स्टोरी बताए, जैसे आपकी नागा मिलिटेंसी को कर्व करने के लिए थी, अगर कोई कुछ और स्टोरी दे देता है, सपोज वो बोलता है कि ये अफगानिस्तान में कोई ऑपरेशन हो रहा है और यूएस ट्रूप्स उतर रहे हैं ऐसे ऐसे, तो आप कैसे कॉमन स्टोरी के लिए लोगों को कन्विंस करते थे? सर पहले तो अगर मुझे लगा कि मेरी स्टोरी पिक्चर से अच्छी सी मैच कर रही है और वैलिड भी है, तो मैं पहले अपनी स्टोरी पुट फॉरवर्ड करूंगा कि मेरे स्टोरी से लिंक हो। अगर एक बार मैंने ट्राई किया, अगर नहीं हुआ, तो मैं फिर ग्रुप जैसे, मतलब मेजोरिटी ऑफ द ग्रुप जिस दिशा में जा रही है, अगर उनको, थोड़े लोगों को लगेगा कि ये मिलिट्री ड्रिल है, या थोड़े लोगों को लगेगा कि कुछ कॉवर्ट ऑपरेशन है अफगानिस्तान में या कहीं भी है, तो ज़्यादा ग्रुप जिस दिशा में जा रहा है, एक्शन तो सिमिलर ही होंगे, बस स्टोरी आउटलाइन बदल जाएगी। मैं पर ये कोशिश करूँगा कि मेरी जो स्टोरी है, पहले एक बार तो मैं कोशिश करूँ कि अपनी स्टोरी को पुट फॉरवर्ड करूँ। ऐसा नहीं है कि ग्रुप ने एक बार बोल दिया तो मैं अपनी स्टोरी बोलूँ ही ना, क्योंकि ऐसा होता है कि मेरी स्टोरी बेटर हो सकती है ग्रुप से। अगर मैंने एक बार पुट फॉरवर्ड कर दिया तो ग्रुप भी सुन ले और उसी स्टोरी पे स्टोरी बन जाए। तो मैंने ये कोशिश किया कि पहले मैंने बात लगाई, क्योंकि पहले वो लोग कुछ मेरे स्टोरी में ऐसा था कि फोर्ट वगैरह था, तो उसमें उन लोगों ने क्लीनलीनेस ड्राइव, स्वच्छ भारत अभियान ये बोला था। तो मैंने फिर ये इंटर्नशिप वाला, इंटर्नशिप नहीं, ये जो प्रोजेक्ट है वो वाला मैंने ऐड किया था, तो उन लोगों को भी सही लगा। फिर ऐसा हुआ कि उन लोगों ने जो क्वेश्चंस डाले, तो मैंने उसको फिर ऐसा किया, हम लोगों ने वहाँ पे स्वच्छ भारत भी कर दिया थोड़ा-सा, तो उसको भी स्टोरी में ऐड कर दिया। तो जो तो फाइनल कॉमन ऐसे स्टोरी, जो फाइनल कॉमन स्टोरी आपने नरेट की, यू मेड श्योर कि जो और कैंडिडेट्स के भी वैलिड पॉइंट्स थे, अगर वो क्लब हो रहे हैं आपकी स्टोरी में, तो यू इंक्लूडेड दैट। हाँ, यस सर, ऑब्वियसली उनकी भी स्टोरी मैंने ऐड करके बोली, और हमारे जो वहाँ पे पैनल लोग थे, उन लोगों ने बस वो स्टार्टिंग में एक्शन एक्शन ही सुन के रोक दिया था, उसने वो डिसमिस कर दिया था वहाँ। ओके। सो अभिषेक, जब आपका स्टेज 1 कंप्लीट हुआ और स्क्रीनिंग के रिजल्ट्स अनाउंस हुए, हाउ वाज दैट फीलिंग? आपको लग रहा था स्क्रीन इन हो जाओगे, और कैसी फीलिंग रही थी उसके बाद? सर पहले तो, जब जाने से पहले तो बहुत टेंशन था, पर एक बार वो स्क्रीनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो मुझे लगा कि हाँ, मेरे ग्रुप में मैंने थोड़ा अच्छा किया है। मुझे ऐसा लगा कि नरेशन वगैरह सब अच्छा गया है, तो शायद मुझे चांस है। पर वो टेंशन तो हमेशा रहता है कि हमको पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। तो फिर हमें बहुत देर तक वेट किया गया। फिर ऐसा हुआ कि सब लोगों को चेस्ट नंबर के वाइज़ खड़ा होने के लिए बोल दिया था। फिर उन लोगों ने, ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में नंबर्स बुलाए हो, उन लोगों ने रैंडमली बुलाया बुलाया था। तो मेरे बाद के लोगों को उन्होंने पहले बुला दिया, तो उस टाइम मुझे लगा यार ये चांस तो गया अब क्या ही होगा। फिर उसी टाइम पे फिर उन्होंने शफल का वो माहौल आ गया था, तब फिर मेरा नाम बुला लिया था, तो तब वो सैटिस्फैक्शन मिल गई थी कि यार अजय ठीक है, एक एक स्टेज तो अब कंप्लीट हुआ, अब मूव ऑन करते हैं, इस पे ज़्यादा सोचना नहीं है, अब जो नेक्स्ट है उस स्टेप से फोकस करना है, तो यही सोचता था। सो जब नेक्स्ट स्टेज आई, स्टेज 2 शुरू हुआ, जैसे सब स्टूडेंट्स को पता है, इट इंक्लूड्स 3 इवेंट्स, साइकोलॉजिस्ट एंड देन इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड देन जीटीओ। सो उसके लिए अभिषेक एक एक करके सारे टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स इन टुडेज वीडियो फोकस ऑन द टेस्ट दैट आर कंडक्टेड बाय द साइकोलॉजिस्ट, जिनको साइक टेस्ट पॉपुलरली बोलते हैं। उसके अंदर जो वेरियस टेस्ट होते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टेस्ट, दैट्स द टीएटी, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। तो जैसा सारे स्टूडेंट्स मोस्टली ये बात से अवेयर हैं कि इसमें बेसिकली इमेज एक दिखाई जाती है, देन वी हैव टू राइट अ स्टोरी ऑन इट, एंड देन अ सीरीज ऑफ इमेजेस आर शोन. So 12 images with a blank slide is shown, and you have to write the story
इन द डेजिग्नेटेड अमाउंट ऑफ, हर एक स्टोरी को लगभग 4 मिनट में यू हैव टू राइट। सो अभिषेक, टैट को लेके सबसे पहले तो ये बताओ कि कैसे टैट की प्रिपरेशन करनी चाहिए और टैट पीपीडीटी से कैसे अलग होता है, एंड टैट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वन को मेक श्योर करने चाहिए व्हेन दे आर अटेम्प्टिंग द टैट। सर टैट में मुझे ऐसा लगता है कि हमको प्री डिटरमाइंड स्टोरी तो लेके नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था प्रिपरेशन के कि ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद थीम्स ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाते हैं, तो थोड़ा भी सिमिलर कुछ पिक्चर दिखे तो बस एक ही थीम पे चले जाता है। तो ये किसी को भी मेक श्योर करना चाहिए कि उस जाल में ना फँसे, क्योंकि तब वो पिक्चर से लिंक नहीं होगा और ये प्री डिटरमाइंड स्टोरी बन जाती है। और पीपीडीटी से ये अलग ऐसे है कि पीपीडीटी में हमें कैरेक्टर्स पूरे वो लिखने हैं और एक्शन ऑफ द स्टोरी भी लिखनी है। और इसमें ऐसा है कि हम लोग फीलिंग्स भी थोड़े मेंशन कर सकते हैं कि उसने ही फेल्ट हैप्पी एंड ऑल। तब ये वो इमोशनल एंगल भी दिखता है कि साइकोलॉजिस्ट को, क्योंकि एट एट द एंड ऑफ द डे हर कोई इमोशनल होता है, ह्यूमन होता है, तो फीलिंग्स तो ज़ाहिर है दिखते हैं। तो 1-2 ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। और जो भी स्टोरी होती है हमको ऐसे लीड करना चाहिए कि जो पिक्चर हमें दिखता है, उसपे वो प्रीडिटरमाइंड ना बनाएँ, और जो भी पिक्चर से हमें ऑब्ज़र्व करके पीपीटी की तरह ही है थोड़ा, पर थोड़ा ये है कि वो एक्शंस और कैरेक्टर्स नहीं होते, बस मुझे तो लगता है ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों, टैट और पीपीटी, बस उसको निकाल लिया जाए तो। और टैट मुझे यही लगता है कि ज़्यादा प्रैक्टिस ना करें, बस उस पिक्चर में जो पिक्चर दिख रहा है उसको एनालाइज़ करें कि क्या दिख रहा है, तो ऑटोमैटिकली स्टोरी बन जाएगी। तो उसपे ज़्यादा प्रीडिटरमाइंड थीम्स लेके जाएँगे तो इट वुड बी अ प्रॉब्लम। और अभिषेक, जो ब्लैंक स्टोरी को लेके लोग काफी सोच के रखते हैं कि ब्लैंक स्टोरी को ये लिखनी है, ये लिखनी है, तो ब्लैंक स्टोरी के बारे में क्या आपकी ओपिनियन है? तो मुझे लगता है कि ब्लैंक स्टोरी हमें पहले ही प्रिपेयर करके जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाके सोचने का टाइम पहले से ही नहीं रहता, और उस टेंशन में हम कैसी स्टोरी लिखते हैं किसी को पता नहीं है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन दैट डे एंड दैट व्हाट वी आर थिंकिंग एट दैट टाइम। सो मुझे लगता है कि हमें अच्छी खासी 2 स्टोरीज़ तो पहले ही प्रिपेयर करनी चाहिए, जो हमारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स ही हो, क्योंकि हर एक के लाइफ में कोई ना कोई ऐसे स्टोरी तो होते हैं ऑब्वियसली। तो उसी स्टोरी से वो लिंक करे तो वो साइकोलॉजिस्ट को भी वो दिख जाता है कि हाँ, इसकी ही स्टोरी है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा एक बार मेरे साथ ही हुआ था कि जब मैं एफ़पा में गया था, तो मैंने ब्लैंक स्टोरी एक सिनेमा स्टोरी लिख दिया था। तो साइकोलॉजिस्ट ने देख के बोला कि ये ऐसे कहीं रियल लाइफ़ पे होता नहीं है। आप ऐसे स्टोरी लिखोगे तो किसी को भी पता चल जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस है उन लोगों को बहुत। तो मैंने फिर लुक इन किया कि मेरे ज़िंदगी में कैसे क्या स्टोरीज़ है जो मैं मेरे लाइफ़ में हुए हैं। तो मैंने उसी ऐसे ही स्टोरी लिखी जो मेरे लाइफ़ में हुआ था, और वो वैलिड था, जो लिंक भी हो रहा था मेरे पीआईक्यू से सबसे। तो मुझे लगता है कि बस थोड़ा-सा इंट्रोस्पेक्शन करने से, थोड़ा-सा बैकड्रॉप में जाने से अच्छी स्टोरी बन जाएगी ब्लैंक स्टोरी के लिए। Here I would also like agree with Abhishek. So I this in Kalki I talk about this success diary. तो सक्सेस डायरी, दैट्स द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द सक्सेस डायरीज कि आप उसमें लुक अपॉन करो योर लाइफ अभी तक की एंड टेक आउट इंसिडेंट्स व्हिच आर डायरेक्टली कोरिलेटेड विद वन ऑफ द 15 OLQs। सो उसमें से ही नॉट जस्ट वन ब्लैंक स्टोरी, आई सजेस्ट कि आप 3-4 स्टोरीज लेके जाओ, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द डे अगर आपको ऐसा लगता है कि सेम थीम पे सेम टेम्पलेट पे आपने ऑलरेडी अपनी 11 इमेजेस में कुछ लिख दिया है और कोई ऐसी चीज है जो वहां पे आपको लगता है उन क्वालिटीज में आप अभी तक वाली स्टोरीज में नहीं दिखा पाए, ट्राई टू राइट वन ऑफ द एक्स्ट्रा ब्लैंक स्लाइड के लिए स्टोरी जो आपने अपने माइंड में प्रिपेयर की हुई थी फ्रॉम योर सक्सेस डायरी, बिकॉज वो आपके पीआईक्यू से बहुत स्ट्रांगली कोरिलेटेड होती है। तो अगर कल को कॉन्फ्रेंस के टाइम पे इशू आता है कि यार आपकी कोई क्वालिटी डाउटफुल है, तो यहाँ पे दिस थिंग कैन हेल्प कि अच्छा यार ये क्वालिटी इसके पीआईक्यू में भी आ रही थी और ये इसने अपनी ब्लैंक इमेज में भी दिखाई हुई थी। सो दैट समटाइम्स गिव्स यू द एज, वो जो बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं वहां पे। So that diversity वाला point and having a realistic blank story I also accept, और ये भी कि that one should be prepared, but I would just like to add कि वहां पे आप एक से ज्यादा blank story mind में लेके जाना, because कई बार क्या होता है जो आपने blank story सोची होती है उससे एकदम ही डिट्टो सेम थीम पे आपने पिछली स्टोरी या 1-2 स्टोरी पहले लिख दी होती हैं, सो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार डुप्लीकेसी हो गई है, आप यू आर नॉट एबल टू शो द विड्थ ऑफ योर पर्सनालिटी। बट या दैट्स गुड पॉइंट अभिषेक। सो अभिषेक, एक बार अब आपके साथ हम पीपीडीटी का एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं। आई विल शो यू एन इमेज एंड आई विल शो इट टू द ऑडियंस एंड आई विल गिव यू लेट्स से 30 सेकंड्स, क्योंकि अब तो आप प्रो, एंड ट्राई जस्ट टू ट्राई नरेटिंग अ स्टोरी जो आप लिखते हो उस इमेज पे, एंड देन वी विल डिस्कस अपॉन इट। सो आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स, एक इमेज दिखाई जाएगी, यू शुड पॉज दैट वीडियो एट दैट टाइम एंड ट्राई टू राइट द स्टोरी।
फिजिकली लिखना भी बहुत जरूरी होता है, 4 मिनट लेके आप वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए, बिकॉज दैट विल डेवलप द मसल मेमोरी कि आप उतनी देर आपका हाथ चल पाता है और लिख पाते हैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है बच्चे साइक टेस्ट में स्पेशली देयर हैंड स्टार्ट क्रैम्पिंग और फिर वो लिख ही नहीं पाते। आपके साथ भी अभिषेक ऐसा हुआ था कि शुरू में कि पूरे साइक के टेस्ट लिखने तक एकदम हाथ ही टूट जाते हैं? सर मेरे तो ऐसा था कि जब साइक के लिए पहले ही अर्ली मॉर्निंग बुला लेते हैं, तो वहाँ पे वेट करना होता है। तो उस टाइम पे वो नर्वसनेस, पूरा बॉडी पूरा कोल्ड हो गया था और ऊपर से एसी, तो उसमें से फिर जब लिख रहे थे तो पेन भी स्लिपरी हो गया था कुछ टेंशन में। तो लिखते-लिखते ऐसा हो गया था, पर एक 4-5 स्टोरी लिखने के बाद माइंड पूरा ईज़ हो गया था और इट्स लाइक हाँ, मैं कर सकता हूँ करके वो फीलिंग थी, तो उसी फ्लो में पूरा स्टोरी भी गया था। मेरे साथ ऐसा भी हुआ था कि 1-2 लाइन मैंने एक स्टोरी में मुझे टाइम सेट नहीं हुआ था, ज़्यादा टाइम ले रहा था, मैंने 1-2 लाइन छोड़ दी। मतलब टाइम हो गया तो मैंने पिक्चर पे फ़ोकस किया, ऐसा एक जगह पे गैप मिल गया मुझे, जिससे मैंने ए वाली स्टोरी जल्दी कंप्लीट करी और पीछे जाके जहाँ पे मैंने इनकम्प्लीट छोड़ी थी, उस लाइन को मैंने कंप्लीट कर दिया था फिर से। मुझे ध्यान है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि एक बार मेरे साथ मतलब एक 7th या 8th स्टोरी थी वो, सो आई वाज़न्ट एबल टू कंप्लीट दैट। तो मैंने वो जो ब्लैंक स्टोरी थी वो ज्यादा जल्दी लिखी एंड देन आई केम बैक और उसको कंप्लीट किया। सो ये भी अभिषेक शायद आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में कि वी शुड अटेम्प्ट ऑल द स्टोरीज? हाँ सर, डेफ़िनेटली, क्योंकि ऑल द 12 स्टोरीज़ के लिए हमें 30 सेकंड्स का टाइम दे रहे हो और 4 मिनट दे रहे हैं, तो कंपल्सरी हमको अटेम्प्ट करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टोरी नहीं बन रही, ऐसे तो बोल भी नहीं सकते। क्योंकि एक भी ब्लैंक दिख गया तो ऐसा लगेगा कि इसके पास थीम्स नहीं है या क्या है, क्योंकि 5 मिनट्स का ऑलमोस्ट टाइम मिल रहा है हमें, 4 एंड हाफ मिनट्स का। तो स्टोरी तो ऑब्वियसली बननी ही चाहिए कैसी ना कैसी तो। दिस इज कि वेरी इंपॉर्टेंट। छोड़ना टैट में आपको सारी मतलब कंप्लीट करनी चाहिए, देयर कैन बी नो एक्सक्यूज कि आप टैट की इमेज छोड़ो। तो आई विल शो यू द इमेज। अभिषेक, आर यू रेडी? यस सर। So we are done this for the PPDT. Now let's take an image for TAT. So I'll display it on the screen, guys. I would request everyone to please write the story, pause the video and write it on pen and paper so that आपको एक बहुत अच्छा idea आ सके that how to prepare this thing. So I'll show you the image. Let's start with the TAT image. So you have 30 seconds, Abhishek, to view the image and build a story around it. Guys, आप लोग video pause कीजिए, take your 30 seconds and then write it for the next 4 minutes. सो दैट आप एक बार अपनी स्टोरी को अभिषेक की स्टोरी के साथ कंपेयर कर सकते हैं एंड देन यू कैन ऑल्सो गेट अ गुड आइडिया कि हाउ डज अ पर्सन हु हैज गॉट ग्रेट मार्क्स इन एसएसबी, सेकंड हाईएस्ट इन द कंट्री, वो एक एसएसबी की टैट की इमेज को कैसे ट्रीट करता है। सो जैसा कि इसमें नियम होता है, द इमेज इज नाउ ऑफ योर स्क्रीन। अभिषेक, लेट्स कंटिन्यू नाउ। व्हाट इज योर स्टोरी? So my story would be Ranjit, a 18-year-old boy who is studying, he was completing his 12th. He was assigned with the task of conducting the farewell. So he took upon the responsibility and he chose a location which was far off from the college. And on the day of the farewell, he teamed up with his friends and he distributed all the things with them. And he prepared a list on who were the guests and what was happening, and also the tent arrangements he took care of. And he divided the task between his friends about who should take care of the food and what type of food should be served and who should be called upon first. And after ensuring this, he started the farewell with many entertainment programs which were already lined up, and he ensured that everyone got their fair fun, and also he made sure that whatever the garbage was piled upon after the event, it would be collected and not be piled anywhere else. And after this, he also thanked his friends and his group who supported him, and he also made a special event for his teachers who helped them in this 11th and 12th and gave special gifts. And by this, the farewell was a successful. ओके, सो दैट्स अ ग्रेट स्टोरी अभिषेक। सो इसमें स्टूडेंट्स एक चीज हम नोटिस करते हैं कि अभिषेक ने एक जो बहुत यूनिक चीज निकल के आती है, दैट ही कंप्लीटेड द सर्कल एंड आल्सो नोटिस द माइन्यूट डिटेल्स दैट ही इंट्रोड्यूस, दैट दे कलेक्टेड द गार्बेज देन दे अलॉटेड। सो वो एक फोकस ऑन डिटेल्स एंड स्पेसिफिसिटी भी इनके आंसर में दिखता है, दैट अगेन इज अप्रिशिएटेड। वो ऐसा उसमें एक रियल लाइफ जान भर देता है वो स्टोरीज में। अगर आपकी सिर्फ ऐसी होती दैट दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ फेयरवेल इवेंट एंड ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्क्स एंड ही डिड दैट, तो वो एक तरीके से बहुत ही ब्रॉड ओवर स्टोरी लगती है, इट इज नॉट फिल्ड विद डिटेल्स। बट अगर आप थोड़ी भी डिटेलिंग उसमें करते हो तो उसमें थोड़ी सी जान लेके आता है। अभिषेक, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड नरेटिंग और राइटिंग डाउन दिस स्टोरी? आपने कैसे करके ये थीम पकड़ी and what were the qualities that you were trying to display through it?
सर जब मैंने पिक्चर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जो 3 कैरेक्टर्स दिख रहे थे पिक्चर में वो बहुत ही यंग थे थोड़े। तो उससे ऐसा लगा कि और वो फॉरेस्ट एरिया या आउटस्कर्ट्स का एरिया जो होता है बैकग्राउंड में ऐसा सीनरी था और वो तीनों कैरेक्टर जो भी है अच्छे से सज-धज के आए हैं। तो ऐसा है कि वो कुछ पार्टी के लिए आए हो, पर पार्टी का सिनेरियो तो कुछ दिख नहीं रहा। तो मुझे लगा कि ऐसे नॉर्मली आजकल होता है कि फेयरवेल कॉलेज में नहीं कुछ बाहर के प्लेसेस में भी अरेंज करते हैं। किसी बाहर होटल में या कहीं अलग लोकेशन में लेके जाके वो ट्रिप की तरह प्लान करके आउटस्कर्ट्स में सिटी के करते हैं फेयरवेल। तो मुझे लगा ये थीम बेटर सूट होगा क्योंकि सब लोग पार्टी वेयर में ड्रेस्ड है तो यही सूट होगा करके मुझे ऐसा लगा। और मुझे लगा कि जो लीड है, वो उसको फेयरवेल ऑर्गेनाइजिंग से सौंपा जाए तो इट वुड शो हिज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड उसने कैसे अपने दोस्तों को एक ग्रुप में लिया और उनको उनके बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। वरना ऐसा होता है कि नॉर्मली जब मैं स्टार्टिंग में स्टोरी लिखता था तो मैं एक ही कैरेक्टर को सब वर्क दे देता था कि वो ही करता है सब, कि उसने ही सबको बुलाया, लिस्ट बनाया, सब चेयर्स अलॉट किए, ये किया, वो किया। तो पर वो नॉर्मली रियल लाइफ में इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमको टीम के साथ वर्क करना है आर्मी में भी। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा जाएगा, सब कुछ करके आएगा। तो मुझे लगा कि स्टोरी में भी वो टीम बॉन्डिंग दिखनी चाहिए। तो मैंने ये देखा कि वो टीम जो है वो पहले तो दोस्त होते हैं, तो उनमें हमने टास्क कैसे डिवाइड कर दिए। तो उससे ऐसा हो गया कि हमारी लीडरशिप क्वालिटी भी दिख गई, हमने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया, कैसे दोस्तों को पर्सुएड किया कि हाँ, तुम ये करो। तो उन लोगों ने किया कि और ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी गार्बेज पाइल अप होता है, तो उससे हमारे ये वैल्यूज़ भी दिख जाते हैं कि हाँ, ऐसा नहीं है कि इवेंट हो गया तो खत्म है बस, छोड़ दिया करके। तो मैंने ये दिखाने की कोशिश की और जो टीचर्स हैं, वही वही गाइडिंग फ़ोर्स होते हैं किसी स्टूडेंट के लाइफ़ में। तो उनको हमने थैंक किया लास्ट में कि जो भी कुछ भी अभी तक आपने किया है, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। सो वो भी एक एंगल दिखाने की मैंने कोशिश की। So और ऐसा है कि मैं कभी स्टोरी लिखते समय ऐसा नहीं है कि एक क्वालिटी दिखाने दिखाने के लिए ऐसा सोच के ओएलक्यू के लिए तो कभी मैंने ऐसे सोच के लिखा नहीं है। पर जब ऐसा लगता है कि मुझे हमको नेचुरल स्टोरी लिखना चाहिए जो हमें आता है या हमें हमारे दिमाग में चल रहा है। तो ऑब्वियसली किसी ना किसी ओएलक्यू से बहुत सारे ओएलक्यू से मैच हो जाता है ऑटोमैटिकली। डेफिनेटली आर्टिफिशियली ओएलक्यूज इंट्रोड्यूस करना तो इज वेरी रॉन्ग। वो एकदम ही फेकनेस स्टोरी में उसमें झलक जाती है। सो दैट्स आल्सो अगेन अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट। और अभिषेक ने एक और जो काफी अच्छी चीजें बोली इसमें, जैसे कैसे उन्होंने लीडरशिप दिखाया, इनिशिएटिव दिखाया स्टोरी में। हाउ आल्सो ही क्रिएटेड दैट डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई लोग सुपर हीरो बना देते हैं अपनी स्टोरी के कैरेक्टर्स को कि सारा काम वही कर रहे हैं। अगेन दैट्स नॉट विच इज वेरी प्रैक्टिकल। सो वहां भी उन्होंने कैसे काम को डेलीगेट किया, एंड दैट्स हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वन स्टोरी दैट ही यूज्ड टू राइट इनिशियली। सो वहां भी आपको एक इवोल्यूशन इन हिज थॉट प्रोसेस दिखता है। सो दैट्स वन गुड स्टोरी दैट वन कुड प्रिपेयर फॉर दिस। ऐसा ही आपको हर एक इमेज के लिए करना चाहिए। ऑलरेडी अगर आप यहीं जाओगे इसी चैनल में, तो कल की देयर इज अ प्लेलिस्ट जिसमें ऐसी काफी सारी 11 इमेजेस एंड ब्लैंक इमेज के साथ टैट के प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं। तो यू शुड अटेम्प्ट दैट, और वहां कमेंट में जाके यू कैन पोस्ट कि आपके क्या क्या स्टोरीज हैं एंड दे कैन बी इवैल्यूएटेड। अभिषेक, नेक्स्ट टेस्ट जो होता है यार, दैट्स द वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वैट। वैट में जैसा हम सबको पता है 60 वर्ड दिखाए जाते हैं वन आफ्टर अनदर। 15 सेकंड के करीब लगभग हर एक वर्ड पे लिखने का टाइम होता है। तो वर्ड के लिए, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, डूज एंड डोंट्स है अभिषेक, जो आपको लगता है फॉलो करने चाहिए? सर पहले तो मुझे ये लगता है जो साइट में 3 है टैट, वैट और एसआरटी में मुझे लगता है जो नेचुरल और मतलब उसी स्पॉन्टेनियस होता है वो वैट ही होता है सबसे ज़्यादा। तो वैट में हम लोग कुछ प्रैक्टिस करके या करके तो पहले से दिमाग में थोड़े लोग मैंने देखा है दोस्तों को भी कि वो लोग एक वर्ड जो होता है उस वर्ड पे वो लोग 3-4 सेंटेंसेस या 2 सेंटेंसेस याद करके जाते हैं। तो मेरे दोस्तों ने भी बोला था मुझे कि ऐसे याद करके जाना चाहिए तो अच्छी क्या कहते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा तो तुम लिख दोगे। पर मुझे ऐसा लगा कि इतने वर्ड्स है, इतना याद करके जाना इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। और याद करके जाएँगे तो ऐसा है कि एक वर्ड भी भूल गए तो फिर सेंटेंस पूरा गया, 15 सेकंड्स भी गए और वर्ड भी मिस हो गया। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि याद करके जाएँगे तो 60 वर्ड्स में एटलीस्ट 10 वर्ड्स भी आ जाए जिसमें हमने याद किया है, पर हमें 1-2 वर्ड्स याद नहीं आएँगे, बीच में वो सेंटेंस में मिस हो जाएगा, तो वो 2-3 वर्ड्स छूट जाएँगे और वो पूरा वैट पे इफ़ेक्ट करेगा। तो वैट ऐसा होता है कि वैट बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तो वो स्टेबल माइंड इम्पोर्टेंट है पहले तो। ऐसा नहीं है कि यार एक वर्ड छूट गया तो हम लोग टेंशन में चले जाएँ, क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तब मैं सब
वैट लिख देता था, 60 वर्ड्स लिखता था, पर ज़्यादातर फैक्चुअल होते थे। तो मैंने इवैल्यूएट करने के बाद मुझे लगा कि ऑब्जर्वेशनल सेंटेंसेस अच्छे होते हैं, मतलब जो रियल लाइफ में हम देख रहे हैं। जैसे कि अभी कोई साइक्लिंग पे वर्ड आ गया, तो साइक्लिंग इम्प्रूव्स अवर लोअर बॉडी फिटनेस। तो ऐसे ये हो गया कि पर्सनलाइज़्ड है कि हाँ, साइक्लिंग, हाँ, तुमने जो देखा है वो तुम बोल रहे हो। तो ऐसा है, फैक्ट्स को मैंने कम किया प्रैक्टिस के बाद। पर एक बार वो पीक पॉइंट आ गया, उसके बाद जितना भी प्रैक्टिस करूँ, मेरे दिमाग में कुछ बैठ नहीं रहा था। मुझे ऐसा लगा कि यार वैट तो मेरा गया, और मेरा वैट में कुछ होगा नहीं, कितना भी प्रैक्टिस करो। और ऑनलाइन में भी यूट्यूब में जो सीरीज़ेज़ होते हैं, क्योंकि 1-2 ही वैलिड वैट सेट्स होते हैं, मतलब जो रियल लाइफ वर्ड्स होते हैं। उसके बाद 2-3 सेट्स के बाद ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा टफ टफ वैट्स आने लगे। वर्ड्स जैसे किसी को मैंने ये कॉमनली एक वर्ड देखा था जो डेम्स करके आता है, DAMES। मुझे उसका मीनिंग ही पता नहीं था, मुझे सर्च करना पड़ा कि यार इट इज़ अ वुमन करके, फिर मुझे मालूम चला। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स थे जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे। तो ऐसे मुझे लगा कि यार ऐसे वर्ड्स आएँगे तो क्या होगा? क्योंकि उस टाइम पे सोचना भी पड़ता है बहुत। पर जब मैं रियल एसएसबी में गया तो इट वाज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि वैट जो वहाँ पे आया, इट वाज़ लाइक जो हम लोग रियल लाइफ में नॉर्मली टॉकिंग में जो भी है, कन्वर्सेशन में जो यूज़ करते हैं वही आया। तो उसमें मुझे ऐसा कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि यार ये अच्छा सेंटेंस है या बुरा सेंटेंस है, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे जो मन में आया, जो मुझे मेरे माइंड में आया, मैं वही लिखता गया। तो मुझे लगता है जो प्रैक्टिस सेट्स है और जो रियल वैट है एसएसबी में, वो थोड़ा अलग होता है। तो किसी को टेंशन नहीं लेना चाहिए, बस इनको ये दिमाग में रखना चाहिए, जो भी वर्ड हो वो एथिकल वे में हो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पूरा ही नेगेटिव सेंटेंस बना दे, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मली जिसको दिमाग में जो आ रहा है वो नॉर्मली लिखना चाहिए, और प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा नहीं, बस जितना कि हमें समझ आ सके कि कैसे उस टाइम पीरियड को। मेन तो मुझे ये लगा कि वो जो 15 सेकंड का टाइम फ्रेम होता है, उसमें सेंटेंस कैसा लिखना है वही प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अगर वो एक बार आ गया तो वर्ड्स ऑटोमैटिकली, अगर तुम बुक्स पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो ऐसे इंग्लिश में, तो ऑब्वियसली अच्छे सेंटेंस बन जाते हैं। अभिषेक, एक ये चीज आप क्लैरिफाई करो कि फैक्चुअल वर्सेस ऑब्जर्वेशनल जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें मतलब हाउ डू यू डिफरेंशिएट? जैसे साइकिल पे आपने ऑब्जर्वेशनल स्टेटमेंट ये बनाया कि साइकिलिंग स्ट्रेंथेंस योर लोअर बॉडी, तो इस पे अगर फैक्चुअल वो स्टूडेंट डिफरेंशिएट करना चाहे कि फैक्चुअल स्टेटमेंट से हम क्या इंप्लाई कर रहे हैं? सर अभी फैक्चुअल ऐसे हो गया कि साइकिल हैज़ अ 2 व्हील्स, वो ऐसा हो गया, फैक्ट है, सबको पता है ये। तो उसमें हम लिंक नहीं, पर ऐसा नहीं है कि वो तुमने कुछ ऑब्ज़र्व करके बोला है। तो साइक्लिंग, अभी साइक्लिंग आ गया, तो साइक्लिंग रेसेस आर डन ऑल ओवर द कंट्री। तो ये सब ऐसा हो गया कि बहुत जनरलाइज़्ड वे में हम लोग बोल रहे हैं। अभी कुछ वॉर पे सिनेरियो आ गया तो हमने बोल दिया 1962 इंडो चाइना वॉर। तो ऐसे तो वो कुछ नॉर्मल फैक्ट हो। वॉर पे आया तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्लानिंग एंड करेक्ट एग्जीक्यूशन विन्स वॉर्स। तो ऐसा लगता है कि हम लोग ऑब्जर्व करके अच्छे क्रेडिबल पॉइंट्स दे रहे हैं। तो इसमें ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि ये पैरामीटर हम लोग बना नहीं सकते कि क्या फैक्चुअल है और क्या ऑब्जर्वेशनल है, क्योंकि मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता था। मैं बहुत दोस्तों को पूछता था कि यार ये सेंटेंस कैसा लग रहा है तुम्हें? तो मुझे लगता है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर जितना हमारे सेंस में है, तो हम लोग जितना भी देख के कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अभिषेक, मैं भी इसको ऐसे ही कोरिलेट करता हूँ दैट जो भी वर्ड हो, रादर देन उसको इस तरीके से डिफरेंशिएट करने की आर्टिफिशियली बैरियर्स, जो भी वर्ड आपकी पर्सनालिटी एक्सप्रेस कर पा रहा है, रादर देन कुछ आउट इन द वर्ल्ड, समथिंग विच इज इंट्रिंसिक टू यू, जो आपसे उससे डायरेक्टली आपकी पर्सनालिटी एक्सप्रेस हो रही है, उससे रिलेटेड जो भी आपका स्टेटमेंट निकल रहा है, दैट हेल्प्स। मतलब वो ऑब्जर्वेशन हो सकता है, आपका कोई लाइफ एक्सपीरियंस हो सकता है उस ऑब्जेक्ट के साथ, उस वर्ड के साथ, तो वो थोड़ा आपकी बेसिकली इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एक्सप्रेस योर ओन पर्सनालिटी। सो अगर आप ऐसा कुछ लिख देते हैं दैट साइकिल वाज इन्वेंटेड बाय मैकमिलन और समबडी, तो इट्स नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू व्हाट यू आर राइटिंग। बट अगर आपने लोअर स्ट्रेंथ बोला, सो एक तरीके से वो आपको लिव्ड एक्सपीरियंस एक्सप्रेस कर रहा है एसेसर पे, और उससे वो कुछ ना कुछ डिराइव कर सकता है। सो दैट्स अ गुड हिंट। अभिलाष, ये अभिषेक, एक चीज जो आपने और बोली वो, यार कितना जरूरी है सारे बैट के वर्ड अटेम्प्ट करना, स्पेशली फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए? इज इट कंपलसरी कि सारे के सारे बैट के वर्ड अटेम्प्ट कर पाए बंदा? सर मुझे लगता है कि 60 वर्ड्स तो मेरे हिसाब से अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस किया टाइम फ्रेम में, तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर हमें ये टैक्टिक्स यूज़ करना चाहिए कि अगर हमने कोई वर्ड मिस कर दिया, तो हमें उस वर्ड को उस टाइम पे लिखना चाहिए बस, कि लिख के स्टार्टिंग उस वर्ड पे लिख दिया हमने। तो अगर सेंटेंस नहीं बना तो हमारे पास और टाइम है, क्योंकि एसआरटी भी है और वो लास्ट में सेल्फ डिस्क्रिप्शन भी है, तो उसमें हमको टाइम बच जाता है। तो ये वर्ड 1-2 है तो हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं।
क्योंकि अगर हमने ऐसे 2-3 सेंटेंसेस या वर्ड्स छोड़ दिए तो एक नेगेटिव इंप्रेशन हम लोग बना रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के माइंड पे कि यार ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा है, कि मतलब ये ब्लैंक छोड़ रहा है, मतलब इस पे दिमाग चल नहीं रहा है। तो इससे अच्छा है कि हमने वर्ड लिख दिया, क्योंकि वर्ड फिर याद नहीं आएगा। तो हम उस पेज में वर्ड लिखकर अगर जंप फॉरवर्ड भी करते हैं तो उसके बाद फिर से वापस आके टाइम तो होता है कंपल्सरी, तो उसके बाद हम कर सकते हैं उस वर्ड को कंप्लीट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस कि आप वर्ड एटलीस्ट नोट कर लो ताकि इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी तो उसको जाके आप कंप्लीट कर सको। अभिषेक, लेट्स डू वन सेट ऑफ वैट नाउ। तो स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, कम सिट विथ योर पेन एंड पेपर, वील डिस्प्ले अ वर्ड एंड आपको 15 सेकंड में वो लिखना रहेगा। अभिषेक वुड आल्सो गिव हिज रिस्पांस। एक सीक्वेंस में हम 15 तो नहीं करेंगे, वील ट्राई टू डू 5 सो दैट एक आपको आइडिया मिल सके कि कैसे रिस्पॉन्सेज लिखे जाते हैं, and then we can discuss about that. So Abhishek, are you ready? Yes, sir. Okay, first word on your screens, Abhishek. The word is risk. Calculated risks. Calculated risks are taken with nice planning. Next word is struggle. Struggle paves path for success. Next word is trap. Focus removes trap of illusions. Fast. Fast decisions comes from planning. Tension. Discussion removes tension. Great. So we have done with 5 words. अभिषेक, अब एक एक वर्ड को एनालाइज करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ने ये वर्ड अटेम्प्ट किया है, राइट योर रिस्पॉन्सेज इन द कमेंट्स एंड देन वील इवैल्यूएट कि आपके कैसे रिस्पॉन्सेज हैं। अभिषेक, रिस्क था, तो रिस्क पे आपने कैलिब्रेटेड रिस्क से स्टार्ट किया। सो व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दैट? और एक जो आपने सेंटेंसेस की लेंथ रखी है, दैट्स वेरी ऑप्टिमम, ना ज्यादा लंबे सेंटेंस है ना ज्यादा छोटे हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सर पहले तो वो सेंटेंस का लेंथ है सर, वो मैंने प्रैक्टिस में इंश्योर किया कि वो कम हो, क्योंकि बड़े वर्ड्स के साथ तो सेंटेंसेस अच्छे से बन जाते हैं। सेंटेंसेस जब बड़ा होता है तो हम लोग अच्छे सेंटेंसेस बना देते हैं, पर जब शॉर्ट और ऑप्टिमम रखना है दैट इज अ बिग चैलेंज। मेरे साथ तो बहुत हुआ कि वो शॉर्ट टाइम पे हमें कंप्लीट करना है तो बहुत ही मुश्किल होता है कि अच्छे सेंटेंस भी बनाओ और शॉर्ट सेंटेंस भी हो, तो इट इज़ वेरी टफ। तो मैंने यही देखा कि थोड़े ऐसे ये मेरा एक सोचना था कि मेरे दोस्त ने एक बार मुझे बोला था कि हमें एक सेट ऑफ वर्ड्स लेके चलने चाहिए। मतलब जो ऐसे अभी कैलकुलेटेड रिस्क वाला हो गया, तो कैलकुलेटेड रिस्क मेक्स अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो वर्ड भी लिख के बोल देता हूँ वैट, वो नेक्स्ट टाइम वही याद नहीं रहता मुझे, फिर मेरे उसके ऊपर नया सेंटेंस बन जाता है। अभी कैलकुलेटेड रिस्क इज टेकन फ्रॉम प्लानिंग, ऐसे कुछ मैंने बोला होगा पहले मुझे भी याद नहीं रहता इस टाइम पे भी। तो मैंने ऐसे इंश्योर किया कि जब भी कोई ऐसा रिस्क वाला ऐसा कुछ होता है तो मेरे दिमाग में ऑब्वियसली यही पहले थॉट आता है कि रिस्क कब लेते हैं हम लोग। तो कैलकुलेटेड रिस्क एक अच्छा मतलब पॉजिटिव वे में जा रहा है सेंटेंस, ना कि रिस्क आर टेकन बाय ब्लाइंड पीपल, ऐसे कुछ वो नेगेटिव हो गया। पर कैलकुलेटेड रिस्क तो हर एक के लाइफ में लेना ही चाहिए। तो वो कब लेते हैं? जब उसके पास प्लानिंग हो, मतलब एक फार साइटेडनेस हो, तभी ले सकता है। तो उससे सेंटेंस भी शॉर्ट हो गई और हम लोगों को अच्छा सेंटेंस भी बन जाता है। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अभिषेक ने एक बात बोली दैट ऑप्टिमम लेंथ का सेंटेंस होना चाहिए। दूसरा एक अभिषेक के उससे आपको ट्रेड दिख रहा होगा दैट ही आल्सो डजंट रिमेंबर व्हाट ही हैड स्पोकन जस्ट अ मिनट बिफोर। सो ये दिखाता है ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिस्पॉन्स। मतलब अगर आपके ट्रू ऑथेंटिक आपके द रिस्पॉन्सेज आर कमिंग आउट ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी, यू वुडंट बी एबल टू रिमेंबर देम एंड यू वुडंट बी एबल टू रेप्लिकेट देम एग्जैक्टली। बट अगर आपने रिस्पॉन्सेज रटे हुए हैं, वो वर्ड दोबारा से आ जाए तो आप एग्जैक्ट सेम सेंटेंस लिख दोगे। तो मैंने कई बार ऐसा भी देखा है वैट में, they repeat the synonym of the word again in the end। एक वर्ड वो शुरू में आएगा और उसी का सिनोनिम वो एंड में दे देंगे। और अगर उनको ऐसा लगता है एग्जैक्टली सेम सेंटेंस ये लिख रहा है उस पे, तो वो इट आल्सो गिव्स देम अ हिंट कि यार ये शायद रटे हुए कैन रिस्पॉन्सेस दे रहा है। बट अगर वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है येट द ट्रेट इज सिमिलर सेंटेंस में, तो दे रियलाइज कि हाँ बंदा, जैसे अगर अभिषेक के रिस्पॉन्स में जो आपको टोन दिखी, कैलकुलेटेड रिस्क रिक्वायर्स प्लानिंग। सो वो रिस्क को कभी भी एक नेगेटिव टोन से नहीं ले जा रहा कि दैट रिस्क लीड्स टू फेलियर, रिस्क लीड्स टू कैटास्ट्रॉफी, ऐसा नहीं स्टेटमेंट जा रहा, वो नेगेटिव नहीं जा रहा है। ही इज टेकिंग रिस्क इन अ वे दैट इट कैन आल्सो गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट। सो दिस अगेन इज अ गुड टेक अवे पॉइंट। अभिषेक, जो नेक्स्ट वर्ड था स्ट्रगल हमारा, सो स्ट्रगल में व्हाट वुड यू सजेस्ट? ये भी अगेन एक चैलेंजिंग वर्ड है लोगों के लिए, सो व्हाट वुड बी योर थॉट्स ऑन दिस?
अभी स्ट्रगल के ऊपर ऐसे हमें बनाना चाहिए कि जो हमारे मतलब डेली लाइफ सिनेरियोस है कि स्ट्रगल्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल इज़ अ नेगेटिव वर्ड, क्योंकि फ्रॉम स्ट्रगल्स वी गेट गुड एक्सपीरियंसेस, लर्निंग्स। तो सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है कि फ्रॉम स्ट्रगल वी गेट लर्निंग्स फॉर लाइफ। तो ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं, क्योंकि हर स्ट्रगल के पीछे एक कारण होता है और उससे हमें एक्सपीरियंस से मालूम चल जाता है कि लॉन्ग रन में इसने हेल्प किया है। तो नेगेटिव वे में ना जाते हुए जो भी वर्ड होता है, अगर हम एक पॉजिटिव वे में देखें, तो उससे वैट अच्छे से हो जाएगा। और ये एक पॉइंट और एक भी है कि पॉजिटिव वे में हम जब वैट कर रहे हैं तभी सोचिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि उस टाइम के लिए पॉजिटिव मोड ऑन करें तो अच्छे वर्ड्स आ जाएँगे, सेंटेंसेस आ जाएँगे, ये नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जो भी वर्ड मैं देखता था, क्योंकि नेगेटिविटी थोड़ी पहले ही माइंड में थी, तो वो नेगेटिव थॉट ही आता था कि रिस्क है तो रिस्क है यार, ये नेगेटिव वर्ड है, तो सेंटेंस भी थोड़ा नेगेटिव वे में जा रहा था। तो पर मैंने फिर देखा कि पहले हमें दिमाग को बदलना चाहिए कि पॉज़िटिविटी देखनी चाहिए, जो भी है हमारे सराउंडिंग में। तो पहले मैंने ये थोड़ा-थोड़ा कोशिश किया। आई गेस वो भी थोड़ा हेल्प हुआ, क्योंकि तब थोड़ा माइंड मैप हो रहा है कि हाँ, पॉज़िटिव पॉज़िटिव उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेंटेंस भी ऑटोमैटिकली थोड़ा मतलब मेजॉरिटी ऑफ द सेंटेंसेस तो पॉज़िटिव आएँगे, अगर नेगेटिव वर्ड भी हो तो। तो ये एक भी ध्यान रख सकते हैं। ये भी अगेन इट्स अ लाइफ सेवर एडवाइस जो अभिषेक ने दी कि यू कैन नॉट प्राइम योर ब्रेन ओनली फॉर दैट डे कि आज हमने ऑप्टिमिस्टिक मोड ऑन कर दिया और फिर एसएसबी के अगले दिन ऑफ कर दिया। वो आपको थोड़ा अपने माइंड की प्राइमिंग बहुत पहले से स्टार्ट करनी पड़ेगी, दैट यू डेवलप दैट आउटलुक कि यार आप एक चीजों को एक ऑप्टिमिस्टिक और एक पॉजिटिव लाइट में देख सको। और आप ऐसा सोचो कि एसएसबी के दिन जाके यू वुड स्टार्ट राइटिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इफ यू हैव प्राइम्ड योर ब्रेन फॉर अ सम अमाउंट ऑफ टाइम कि आप किसी भी नेगेटिव स्टिमुलाई को देख के भी उसको एक कंस्ट्रक्टिवली इंटरप्रेट कर सकते हो, दैट हेल्प्स अ लॉट। सो ये ऑप्टिमिज्म वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट अभिषेक ने बोली। अभिषेक ट्रैप है जैसे, तो ट्रैप अगेन इट्स लाइक अ वर्ड जिसपे लोग थोड़ा फंस जाएंगे, वो बोलेंगे ट्रैप में फंस गया, और वो कई बार तो छोड़ देते हैं बंदे ऐसे वर्ड। सो इसके लिए कैसे रिस्पॉन्स यू थॉट? सर जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं नॉर्मली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस में ऐसा हुआ कि मैं मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड्स इस ज़्यादा इस पे फँसता था, जो मैं ऐसा सोचता था कि इसी वर्ड से हमें सेंटेंस स्टार्ट करना चाहिए। अगर कुछ भी वर्ड हो गया तो ट्रैप से ही सेंटेंस स्टार्ट करना है, तो तब एक माइंड ब्लॉक हो जाता था कि उससे ही स्टार्ट करना है तो बहुत ही थोड़े सेंटेंसेस ही होंगे और उस टाइम पे याद तो आते नहीं। तो मैंने ये कोशिश किया कि जो भी वर्ड है उसको कहीं भी यूज़ करना है बस, उस सेंटेंस में। बस उसको पहले डालना है या लास्ट में डालना है, ये नहीं सोचना है ज़्यादा। क्योंकि ज़्यादातर सेंटेंसेस में ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे जब वर्ड देखते हैं तो तुरंत उससे ही स्टार्ट करने की कोशिश में एक बार वर्ड तो लिख देते हैं, पर उसके बाद सेंटेंस नहीं आता। तो मेरे साथ ऐसे प्रैक्टिस में बहुत बार हुआ था कि मैं वर्ड तो लिख देता था, फिर उसके बाद सेंटेंस नहीं आता। अगर ये रियल एसएसबी में ऐसा ही होता, तो मैंने एक बार वर्ड लिख दिया तो फिर कट नहीं कर सकता। तो उसपे मुझे ये एक पॉइंट हो सकता था कि वो वर्ड ही छोड़ना पड़ता या कुछ गलत सेंटेंस लिखता जो मुझे नहीं चाहिए था। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि बस उस वर्ड को उस सेंटेंस में लगाएँ। फर्स्ट या लास्ट ये डज़न्ट मैटर। ये भी एक तो बहुत अभी इंपॉर्टेंट चीज है कि कई लोग सोचते हैं इट हैज टू बी द फर्स्ट बिगिनिंग वर्ड ऑफ अ सेंटेंस, सो दैट्स नॉट करेक्ट। इवन अभिषेक ये भी जैसे ट्रैप है तो वी कैन यूज इट्स अदर फॉर्म्स आल्सो। वुड यू सजेस्ट दैट कि ट्रैप है तो उसका हम वर्ब फॉर्म ले सकते हैं, ट्रैप ट्रैपिंग्स ऑफ लाइफ, या उसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं रादर देन अ नाउन, और उसकी वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज कर सकते हैं? व्हाट आर योर ओपिनियन ऑन, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? सर मेरा तो इंग्लिश में पहले इतना भी कमांड नहीं था कि इतने फॉर्म्स है, तो मतलब उस टाइम पे मुझे याद आया कि ये फॉर्म है, तो मैंने यही कोशिश किया कि जो भी प्रैक्टिस में हो, जो वर्ड मुझे मिल रहा है वही लिखूँ। पर मैंने ऐसे भी सिनेरियोज़ थे जो जहाँ पे मुझे इस वर्ड पे नहीं आ रहे थे, तो मैंने अभी ट्रैप आपने बोला था तो ट्रैप्ड करके भी मैंने सेंटेंस बना दिया था, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन में अगर हम ट्रैप की जगह ट्रैप्ड भी लिख देते तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन वर्ड तो ट्रैप ही है। तो मैंने ऐसे भी किया था। ओके तो अभिषेक, आई गेस कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। सो हमने टैट देख लिया गाइस, आई विल जस्ट पॉज हियर फॉर अ सेकंड। ओके, सो अभिषेक, हमने वी हैड डन अ फ्यू ऑफ द टैट वर्ड्स, वी वर एट ट्रैप। तो ट्रैप में यू आल्सो ओपनड इट कि यार वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज कर सकते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो सेंटेंस के कहीं भी किसी भी पार्ट में आ सकता है। वी डोंट हैव टू फॉल इन द ट्रैप कि इट शुड बी इन द स्टार्टिंग ओनली। फाइनली लास्ट वर्ड था, सेकंड लास्ट वर्ड था हमारा फास्ट। अभिषेक, इस पे क्या रिस्पॉन्स था? सर फास्ट डिसीजंस कम फ्रॉम प्लानिंग। सो अगेन इसको भी यू कनेक्टेड विद वन ऑफ द थीम्स जो आपको लगता है मतलब इज इम्पोर्टेंट एज एन ऑफिसर, क्वालिटी, प्लानिंग एंड दीज थिंग्स।
हाँ सर, मतलब मेरे मेजॉरिटी ऑफ सेंटेंसेस ऐसे थे कि अगर फास्ट है तो फास्ट डिसीजन आ गया, तो मैं फिर इसी सेंटेंस को थोड़ा मोल्ड करके फास्ट डिसीजंस, ऐसे ही मैं मतलब, क्योंकि डिसीजन भी वर्ड आ सकता है या फास्ट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो दोनों के लिए सिमिलर सेंटेंसेस मतलब मतलब दिमाग में ऑटोमेटिक। जैसे ऐसे सेंटेंस अवॉइड करने चाहिए जैसे साइकिल मूव्स फास्ट, तो दिस इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू आई गेस। मतलब वो ऐसे हो गया कि हमने जनरलाइज फॉर्म में एक कोटेशन की टाइप में बोल दिया कि सोसाइटी मूव्स फॉरवर्ड या सोसाइटी मूव्स फास्ट, उसमें तो कुछ हम बोल भी नहीं पा रहे कि उस सेंटेंस पे हम क्या दिखा रहे हैं उनको कि क्या है हमें, तो मुझे ये ऐसा नहीं लगता है कि इससे कुछ वैल्यू ऐड होगा। तो एक्सप्रेसिव सेंटेंस ये बहुत जरूरी है कि सेंटेंस आपकी कुछ ट्रेट को तो एक्सप्रेस करना चाहिए। फाइनली एक लास्ट वर्ड था टेंशन। सो ऐसे नेगेटिव स्टिमुलाई पे कैसा रिस्पॉन्स अभिषेक? सर मतलब टेंशन्स नॉर्मली ऐसे भी होते हैं कि रिलेशंस में भी होते हैं या दोस्तों के बीच भी टेंशन्स होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि रिज़ॉल्व कैसे होते हैं वो? डिस्कशन रिज़ॉल्व्स टेंशन्स, क्योंकि 2 बंदों के बीच में अगर कुछ टेंशन्स है तो वो बैठ के डिस्कस करेंगे तभी रिज़ॉल्व होंगे। वरना ऐसे ही लगाएँगे तो ऐसे मतलब टेंशन से बहुत सेंटेंसेस बन सकते हैं, पर मेरे दिमाग में ऐसा लगा कि जो सिमिलैरिटी बिटवीन रिलेशंस हो या दोस्तों के बीच में, ये सिनेरियो बेहतर मुझे सूट हुआ, तो इसलिए वो वेरी उससे बनाया मैंने। दिस इज वेरी ट्रू कि जो वर्ड है आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो उसका सॉल्यूशन करो। तो ये कल की में अगर आप देखोगे तो वैट की जो क्लास है उसमें वी हैव टेकन दीज नेगेटिव वर्ड्स एज अ सेपरेट कैटेगरी एंड डेल्ट विद देम कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो अगर नेगेटिव वर्ड है तो उसका या तो कोई सॉल्यूशन हो सकता है। सो जैसे आपने बोला कि टेंशन है, ऐसी तो एक प्रॉब्लम की तरह अगर हम उसे ट्रीट करें तो उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, उस माइंडसेट को डेवलप करें रादर देन द वर्ड वो अप्रोच कि प्रॉब्लम कहीं दिख रही है, बिकॉज प्रॉब्लम कहीं पे भी क्रिएट हो सकती है, एसआरटी में भी आ सकती है प्रॉब्लम, वैट में भी आ सकती है प्रॉब्लम, इमेज में भी आ सकती है जो बहुत नेगेटिव स्टिमुलाई की तरह इनपुट हो। तो उसको या तो सॉल्व किया जा सकता है जैसे इस प्रॉब्लम में किया। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम उसको बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली या एक विटी वे में इंटरप्रेट करें। जैसे टेंशन सिर्फ ह्यूमन लाइफ में नहीं होती, टेंशन इसलिए भी बहुत जरूरी होती है। जैसे अगर आप स्प्रिंग को देखोगे तो उसमें टेंशन की वजह से वो कंप्रेस होता है और उसकी वजह से व्हीकल्स मूव कर पाती हैं। सो दैट अगेन इज वन गुड वे जिससे आप क्रिएटिवली अगर वर्ड को इंटरप्रेट करो। टेंशन की वजह से ही काफी सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स वर्क कर पाते हैं, तो वो आपकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वहां पे रिफ्लेक्ट करता है। सो दैट ऑल्सो यू कैन लाइक पीपल कैन ट्राई अ फ्यू वेज, वो वैसे उसमें बहुत डिटेल में बताया हुआ है कल की में। सो अगेन मतलब दिस इज गुड अप्रोच की प्रॉब्लम दिखे तो उसको सॉल्व करो। एनीथिंग एल्स टैट के वैट के बारे में अभिषेक आप कुछ कहना चाहोगे और कुछ? सर मुझे तो वैट के बारे में यही बोलना है कि पहले हम वो टाइम फॉर्मुलेशन का ध्यान रखें, बस वो 15 सेकंड्स के लिए हम सेंटेंस लिख रहे हैं, और जो नेचुरल माइंड की हमारी पॉजिटिविटी है वो हम ट्रेन करेंगे तो वर्ड्स अच्छे आ जाएँगे। तो इंग्लिश में थोड़ी बुक्स पढ़ रहे हैं तो उस इंग्लिश नॉलेज अच्छी है तो सेंटेंसेस अच्छे बन जाएँगे। बस थोड़ा-सा प्रैक्टिस करना चाहिए कि वो टाइम फ्रेम में लिख पाएँ। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि यार वैट तो मेरा गया। मैंने तो प्रैक्टिस करना भी एक 3 वीक के पहले छोड़ दिया था कि यार मुझे बस ये नेगेटिव फीलिंग आ रही है जब भी वैट कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छे सेंटेंसेस नहीं बन रहे और जो भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूट्यूब में दिख रहे हैं, इट इज़ वेरी टफ कि इससे सेंटेंसेस बनाएँ उस टाइम फ्रेम में। तो मैंने प्रैक्टिस करना भी छोड़ दिया। तो आई डायरेक्टली वेंट टू द एसएसबी विदाउट एनी प्रैक्टिस कि वैट ऐसा है। बस मैं डायरेक्टली 3 वीक से 1 मंथ के गैप के बाद डायरेक्टली वहाँ पे ही लिखा था। तो उस टाइम पे ऐसा लगा कि यार दिस इज़ वेरी गुड। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वैट पे ज़्यादा स्ट्रेस ना करें और जो भी सेंटेंसेस है वो नेचुरल बनाए रखें और ज़्यादा प्रैक्टिस करके वो कंजेस्टेड माइंड को ना बनाएँ। क्योंकि टैट में हम कर सकते हैं कि थोड़ा ट्रेन कर रहे हैं माइंड को एक्शंस लिखने के लिए, सिमिलर थीम्स आ रहे हैं, तो ठीक है। एसआरटी भी सिचुएशन सिमिलर होते हैं, तो उसमें भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर वैट तो नेचुरल रिस्पॉन्सेज़ से ही बेहतर होगा। तो आई सजेस्ट दैट ओनली। बिल्कुल, आई विल आल्सो एग्री विद दैट। एक चीज़ होती है रीसेंसी बायस, तो वो होता है अगर आप 1 हफ्ते पहले या 2 दिन पहले एसएसबी में जाने से अगर आपने वैट प्रैक्टिस करा हुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा जो आपके इमीडिएट रीसेंट आइडियाज़ थे, जो आपने अपने रिस्पॉन्सेज़ में लिखे थे, वो दोबारा से यहाँ आने लगते हैं और वो एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट कर देता है, न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में नहीं आने देता। तो वैट की सिर्फ उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि दैट यू आर एबल टू राइट, और आपको वो टाइम पता लग जाएगी 15 सेकंड में मैं कितने वर्ड लिख पाता हूँ ओवर द नेक्स्ट 60 वर्ड्स। अगर आपको वो अपनी टाइम और स्पीड का एक मैच आ गया, देन आई गेस इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करना वुडंट बी वेरी बेनिफिशियल। वो टाइम आप और टास्क में लगा सकते हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम